गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की नई टेस्ट सीरीज चल रही है टेस्ट नंबर 2019 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक पहुँच सकते हो, मतलब इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और जीएस के प्रश्नों को, यानी मिश्रित ये टेस्ट होगा हर दिन का, जैसे कि एक होता है। और इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर, नीचे एक नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नीचे नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप करके डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, ये बताने के इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पढ़िए इनको तो जरा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के पतन के बाद नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, धर्मपाल ने नहीं की थी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। धर्मपाल ने तो विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ना। और दूसरा वाला भी कथन गलत है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन के बाद नहीं, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो उल्टा लिखा है ये, तो कोई भी सही नहीं है, इसमें डी है इसका आंसर। तो देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी 783 से 820 में। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चंबल और लूनी नदियों के संगम पर स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, सही है। घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है इसको। चंबल और लूनी नदियों के संगम पर अवस्थित नहीं है ये, बल्कि गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए, दो एलिमिनेट हो जाएंगे इससे। तो केवल पहला और दूसरा सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। सॉरी, गंभीरी, ठीक है, गंभीर नहीं, गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है घाना राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ना कि चंबल और लूनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है गंगा एवं विभिन्न नदियों के प्रवाह के कारण डैश से आच्छादित है। काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, तराई मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी को तो हटा दीजिए, पहाड़ में मिलेगी वो। कछारी मिट्टी बी है इसका आंसर। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है गंगा एवं विभिन्न नदियों के प्रवाह के कारण कछारी मिट्टी से आच्छादित है। एक आसान सा प्रश्न है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक, कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में ड्रॉप आउट की दर को देखते हुए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो संबंधित है अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को ड्रॉप आउट दर जो है उसको कम करना। ये किसकी है, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड की सरकार। यह है झारखंड की सरकार की मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय यानी एसटी समुदाय की बालिकाओं में ड्रॉप आउट की दर को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है राजस्थान सरकार की। तो राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली दरों पर 1,000 रुपये हर महीने
या अधिकतम 12,000 रुपये हर साल का अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? यह है किस्म और यह है फसल। सम्राट चने की फसल है, रचना मटर की फसल है, सपना अरहर की फसल है और मसूर की फसल है। पंत L406। देखिए, जो सम्राट है चने की फसल है, सही है। जो पंत L406 है वो मसूर की फसल है। जो रचना है वो मटर की फसल है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन सपना जो है, सपना वो अरहर की फसल नहीं है। रचना और सपना ये दोनों की दोनों मटर की फसलें हैं, ठीक है। तो रचना और सपना दोनों की दोनों मटर की फसलें हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत सुमेलित है। अरहर की फसलों की बात करें तो बहार है, अमोल है, लक्ष्मी है, दुर्गा वैशाली पारस और मालवीय चमत्कार। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने में? ऊंचाई मापने में, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट मापने में। क्या मापा जाता है अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने में? तो ऊंचाई मापने में हो गया अल्टीमीटर, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में हो गया हाइड्रोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर और आरपीएम मापने में यानी रिवोल्यूशन पर मिनट मापने में हो गया टैकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? हेडक्वार्टर्स हैं ये भी। खाद्य एवं कृषि संगठन का इटली के रोम में, मुक्त यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यूरोपीय यूनियन का फ्रांस पेरिस और पुनर्निर्माण विकास के लिए यूरोपीय बैंक का यूनाइटेड किंगडम लंदन। कौन सा गलत है? पुनर्निर्माण विकास के लिए यूरोपीय बैंक का लंदन यूनाइटेड किंगडम सही है और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का स्विट्जरलैंड का जिनेवा सही है। FAO का रोम में इटली सही है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का गलत है, ब्रुसेल्स बेल्जियम ना कि पेरिस फ्रांस। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत कौन सा जो है मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है आपकी? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों व संस्थाओं का आदर करना। ये प्रश्न हर तरह से रखा जा रहा है, ठीक है, और हर टेस्ट में कोशिश की जा रही है कि अलग अलग तरह से बनाया जाए इसको, ताकि 11 की 11 रिवाइज हो जाए आपको। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की सहायता करना और भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, यह है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों व संस्थाओं का आदर करना, ये भी है, ठीक है। राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का आदर करना। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की सहायता की बात जो है मूल कर्तव्यों में अपने नहीं की गई है, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये भी है। तो SC ST समुदाय की सहायता की बात जो है मूल कर्तव्य नहीं करते हैं, तो सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? क्या क्या है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री तो इक्वेटर लाइन हो गई, विषुवतीय वृत्त या फिर भूमध्य रेखा हो गई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, गलत है, अंटार्कटिक सर्कल होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 6th क्लास की NCERT कवर चेक करा चुका हूँ मैं, उसमें था ये प्रश्न। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। इस डायग्राम को जरा अच्छे से देखिए तो यह है हमारी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच रही है, देखिए 0 डिग्री, यह है इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। अब यहाँ थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी तरह नीचे से दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए तो ये है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा और ऊपर चले जाइए, ये देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये है आर्कटिक सर्कल
और नीचे ही बिल्कुल चले जाओगे दक्षिण गोलार्ध में तो ये है अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच में कौन कौन सी जलवायु है वो सब कवर करा दिया मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में। क्लियर। और ये देखिए एक पोल से दूसरे पोल तक यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक या नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, या लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा है ये। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है तो ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऐसे ये जो एक लाइन है जो देशांतर लाइन है ये अक्षांश लाइन है, इसको बोलते हैं देशांतर लाइन। तो ये देशांतर लाइन भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या कथन जो है वो सही नहीं है, गलत कथन है वो। अक्षांश रेखाएं वास्तविक रेखाएं हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव तक जाकर मिल जाती है। देखिए प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव मान लो तो एक ध्रुव से शुरू होती है दूसरे ध्रुव तक जाकर मिल जाती है। तो सही है वाला स्टेटमेंट, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 1 डिग्री होती है या 111 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। और क्या था, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये देशांतर है और ये ऐसे जाएंगी लंब वाली, तो ये है अक्षांश रेखाएं। तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट ही है। ये पहला वाला गलत है। अक्षांश रेखाएं जो हैं वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, अब वास्तविक रेखा नहीं है, वो काल्पनिक रेखाएं, पहला गलत है। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ना कि वास्तविक रेखाएं। धरती पर जिन स्थानों से ये काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं वहाँ दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 1 डिग्री अर्थात 111 किलोमीटर होती है, जो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य समान रहती है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक खींच दो, देशांतर रेखाएं। प्रत्येक देशांतर रेखा जो है एक ध्रुव से होती शुरू होती है, दूसरे ध्रुव तक जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। क्लियर। ये इसका बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी ज्योग्राफी में हिंदी के वर्ड्स कुछ क्लिष्ट पड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। वह देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और भारत में जम्मू कश्मीर में सूरज का उदय सबसे पहले होता है और सबसे बाद में होता है गुजरात में। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का समय लगेगा, सही है, लेकिन भारत में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद होता है गुजरात में, 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल और गुजरात के बीच में। गलत है स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, हमेशा याद रखना अर्थ, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट यानी 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 एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को हम प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है, अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। अतः प्रत्येक देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूरज का उदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा और गुजरात में जो है सबसे बाद में होगा, और इन दोनों के बीच में जो है 2 घंटे का अंतराल होगा। गुजरात अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है। पढ़िए इसको बाइलिंगुअल वाले। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हिस्ट्री आ गई है ये। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता कहाँ प्राप्त की। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास। बंगाल में।
तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता जो है बंगाल में प्राप्त की। यह सत्ता अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से 1757 के प्लासी के युद्ध में तथा 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतने के उपरांत प्राप्त की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल काल में बंगाल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सारे थे ये। तो मुगल काल में बंगाल जो है एक विशाल प्रांत था और यह मुगलकालीन सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इसके अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। जो फ्री वाला टेलीग्राम है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिखा होगा ज्वाइन आवर टेलीग्राम करके, ठीक है। उसको क्लिक करके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्विज आते रहते हैं डेली के 5, 10, 15, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 16 पर आ जाइए। आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट दिवस है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। 2 फरवरी को मनाया जाता है ये। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी रामसर कन्वेंशन बोलते हैं उसको शॉर्ट में, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में 2022 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, तो उसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। नंबर 17 पर आ जाइए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड, गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनेस्टा गेंगेटिका। और गंगा नदी डॉल्फिन मीठे पानी में रह सकती है, यह दृष्टिहीन होती है। और गंगा नदी डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली वर्ष 2007 में की गई थी। देखिए चौथा निरर्थक सा स्टेटमेंट नहीं लग रहा, बेकार सा? गंगा नदी डॉल्फिन और 2007 तो अभी गया 10-12 साल पहले, ठीक है। तो निसंकोच उड़ा दीजिए इसको, बाकी ऊपर के तीनों कथन सही हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन की जो आधिकारिक खोज हुई थी, बहुत साल हो गए उसको, 1801 में की गई थी। बाकी गंगा नदी डॉल्फिन का जो नाम है वो है प्लेटनेस्टा गेंगेटिका, मीठे पानी की है ये और दृष्टिहीन होती है, ये देख नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, थाईलैंड। बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान नहीं है, थाईलैंड है। तो पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का गठन जो है जून 1997 में बैंकॉक में किया गया था। और प्रारंभ में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे और इसका नाम था बिस्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गए। वर्तमान स्थिति देखें बिम्स्टेक की, तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो हैं सदस्य बिम्स्टेक के सदस्य हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की किस रचना में भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि और वेशभूषा आदि का वर्णन है? आशिका, नुहसिपर, खजाइन उल फुतूह, राज तरंगिणी। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए कुछ, क्योंकि राज तरंगिणी जो है वो कल्हण की रचना है, कश्मीर का इतिहास बताती है। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा का वर्णन करती है अमीर खुसरो की नुहसिपर रचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो नुहसिपर जो है अमीर खुसरो की रचना है, इसमें भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि और वेशभूषा आदि का वर्णन है, तो विकल्प बी करेक्ट है। देखिए यूपीपीसीएस 2023 की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी जुड़े रहेगा चैनल से, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।